जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th में भी यूज होता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पहली चीज तो मैं यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो 10th में दिक्कत होने वाली है। आसानी से और अच्छे से पढ़ना, जिससे मैं 10th में आने के बाद चीजें आसान लगने लगे। और दूसरी चीज ये भी है कि जो ये हमारा चैप्टर हम लोग पिछली क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं, जैसे क्लास 6 और 7 व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। क्लास 8 में आप लोग देखे थे एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता था। तो उन सब चीजों को हम पढ़ के आए, तो सबसे पहले उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे जो हम भूल चुके हैं, उन चीजों को पहले समझेंगे, जिससे हम लोग इस चैप्टर को और अच्छे से और डीप में पढ़ सकें। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ चर। चर को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। चर होता क्या है? तो जो हमारा अंग्रेजी का अल्फाबेट चलता है, जो अंग्रेजी के शब्द चलते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या हमारे चर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है एक्स वाई जेड ए बी। तो जब भी चर की बात होगी तो क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं। ठीक। फिर आएगा अचर। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अचर क्या होता है? संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। जैसे यहाँ पे लिखा गया 3, -2, 5, √3, 3/2, ये सब क्या अचर है। जो भी अचर होते हैं वो एक फिक्स नंबर होते हैं। ठीक। फिर आता है व्यंजक। तो जो हमारा व्यंजक है वो चर और अचर से मिलकर बनता है। चर और अचर में हम लोग संक्रियाओं का प्रयोग कर लेते हैं। संक्रियाओं से मीनिंग का मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब क्या हमारा संक्रिया है। इंग्लिश में बोला जाता है ऑपरेशन करना। तो जो भी हमारे संक्रियाएं होती है, जैसे हम लोग जोड़ दें, जैसे यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक्स लिया 3 लिया, दोनों का गुणा करवा दिया तो 3x हो गया, एक व्यंजक मिल गया। जैसे फिर से मैंने यहाँ से x उठाया 2 उठाया, तो ये जो -2 उठा रहे दोनों का गुणा करवा रहे हैं, फिर 3 जोड़ दे रहे हैं, तो माइनस का 2 और x गुणा करवा के -2x हुआ, प्लस में 3 जोड़ दिया तो -2x + 3 हो गया, ये भी एक व्यंजक मिल गया। तो जो व्यंजक बनते हैं कैसे बनते हैं? चर को अचर के साथ गुणा करके, भाग करके, जोड़ के, घटा के, यानी संक्रियाओं का प्रयोग करके हमें व्यंजक मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं समीकरण। जो हमारा चैप्टर का नाम भी है रैखिक समीकरण लिखा है। तो समीकरण क्या होता है? तो समीकरण में एक खास कंडीशन आ जाता है। किसमें? समीकरण में। जब व्यंजक में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं, तो होगा क्या? ये हो जाएगा 3x = 0। इसमें इक्वल टू 0 दिखा, इक्वल टू दिखा, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। जब किसी व्यंजक को या किसी बहुपद को इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ 3x = 0 लिखा, जैसे माइनस का 2x + 3 = 0, ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। जैसे 5x + y = 0, ये भी क्या है? समीकरण है। x² - का 5x = 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो इस समीकरण का मतलब क्या है? इक्वल टू का साइन लग जाएगा तो इस समीकरण हो जाता है। तो हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए थे एक चर वाले समीकरण। अब उस पे आते हैं, क्योंकि हमारा समीकरण से रिलेटिव बात हो रहा है। तो होता क्या है एक चर वाले समीकरण? तो एक चर वाले समीकरण, एक चर वाला। चर होता क्या है? अंग्रेजी अल्फाबेट। तो जिसमें केवल एक चर दिखा है, या तो x दिखे, या तो y, या तो z, ऐसे कोई एक दिखेगा। जैसे 3x, केवल x दिख रहा है ना, तो x एक चर है, तो जो हमारा होगा 3x = 0, ये एक चर वाला समीकरण होगा। जैसे माइनस का 2x प्लस में 3, ये भी क्या होगा? एक चर में समीकरण होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया x² माइनस का 5x = 0, ये भी हमारा एक चर में समीकरण होगा, क्योंकि इसके पास x और y दोनों आ गया तो दो चर में हो जाएगा, जिसके पास केवल एक चर दिखे। जैसे एग्जांपल में और ले लूँ आपके साथ, 3x - 2 = 0, ये क्या हो जाएगा? हमारे भी एक चर में समीकरण हो जाएगा। ऐसे हम ढेरों एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें केवल एक चर दिखेगा, वो एक चर वाला समीकरण होगा। अब एक चर वाला समीकरण होगा तो उसका कोई चेहरा तो होगा, दिखेगा कैसे, पहचानेंगे कैसे? तो उसी को हम बोलते हैं व्यापक रूप, यानी इसी के जैसा दिखेगा। अगर कोई एक चर वाला समीकरण दिख रहा है तो उसका चेहरा कैसे होगा? उसको क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। तो दिखेगा कैसे? व्यापक रूप, इसी रूप का दिखेगा, ax + b = 0। इसमें हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं कि a ≠ = 0, a 0 नहीं होगा। बाकी हम लोग क्या बोलते हैं, जो a है वो x का गुणांक है, x के गुणे में आ रहा है, संख्या है a और b संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन चर हमारा क्या होगा? x, और x का गुणांक क्या होगा? a, प्लस में b आ रहा, तो क्या हो जाएगा? a, b
वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। फिर दूसरा आता है, ये तो हमारा क्लास 8 का था। फिर दूसरा क्या आता है, दो चर वाले समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण जिसमें दो चर दिखेगा, जैसे ये 5x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें दो चर दिख रहा है, एक चर x होगा दूसरा y, तो दो चर दिखा तो दो चर रैखिक समीकरण हो जाएंगे। जैसे 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या चल रहा है, दो चर में समीकरण चल रहा है। तो जिसके पास दो चर होंगे उसको दो चर वाले समीकरण बोलेंगे। जैसे एक्स वाई दिख रहा है, जैसे ले सकते हैं 2x माइनस वाई रूट का 5 इक्वल टू 0, ये क्या चल रहा है, ये भी दो चर वाला समीकरण हो गया। तो दो चर वाले समीकरण में दो चर दिखेंगे, एक चर वाले समीकरण में एक चर दिखेंगे। अब आते हैं चैप्टर के नाम पे। अभी तक चैप्टर के बारे में कोई बात नहीं किया था, हम लोग जो भी बात सीख रहे थे पुराने चीजें थे, ये जितना भी पढ़े क्लास 8 तक का था। चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा है, तो उसकी बात करते हैं। बोला क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर समझ में आया, दो चर होगा क्या, जैसे इसके पास एक्स वाई दो लोग आ रहे तो दो चर हो गया। दो चर वाले समीकरण का मतलब इक्वल टू का साइन दिखना चाहिए, तो दिख रहा भैया इक्वल टू का साइन। रैखिक का मतलब क्या है, रैखिक का मतलब चर की अधिकतम घात एक होती है, चर की घात एक होती है, चर की डिग्री एक होती है, चर की पावर एक होती है। तीनों बोलो, को मन का है सो बोलो, लेकिन घात एक ही देखना है। चर की अगर घात एक दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। अब इसके पास दो चर आ रहा है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा, यही तो इसकी बात है। अब इसी चीज को हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, चैप्टर के नाम के अनुसार पढ़ना। चैप्टर का नाम पड़ गया भैया, इस शब्द से चैप्टर का नाम पड़ जा रहा, और क्या चाहिए। अब आते हैं क्लास 10 में कैसे पढ़ेंगे भाई, उधर कैसे क्या होने वाला है। तो जैसे हमारे पास एक समीकरण दिख रहा है ना, ऐसे एक समीकरण और आ जाएगा, तो समीकरण दो हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, समीकरण दो हो जाएंगे। सब कुछ वही रहेगा, चर भी दो रहेंगे, रैखिक भी रहेगा, बस समीकरण दो हो जाएंगे। जैसे इन दोनों समीकरण बात करें तो एक साथ दो समीकरण आएंगे, तो बोलेंगे क्या उसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण मतलब दो बार एक समीकरण आ रहा ना, तो युग्म मतलब जोड़ा होता है, एक साथ दो समीकरण आएंगे। बस चैप्टर का नाम पूरा है, एक शब्द जुड़ेगा युग्म, इतना सा ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण चल रहा है दो चर वाला, इसका व्यापक रूप कैसे होगा, इसका शकल कैसे होगा, दिखेगा कैसे, में पहचानेंगे कैसे, तो उसकी बात करते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है व्यापक रूप। इसी रूप का दिखेगा। इसमें क्या होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्याएं होंगी। ये हमारी वास्तविक संख्याएं चलती हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि ए बी सी जो हमारा चल रहा है ये संख्या तो है, लेकिन अगर x के गुणांक की बात करूं, x के गुणे में क्या आ रहा है, a, y के गुणांक b, c अचर पद, तो इस रूप का दिखेगा। और इसमें भी हम लोग खास बात क्या देखेंगे, a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0, इसमें और भी 0 नहीं होगा, नहीं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेगा ही नहीं। भैया तुम 0 का गुणा कराओ x के, x गुणे में 0, 0 हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, y गुणे में 0, y खत्म, तो दो चर आएंगे कहां से, तो दो चर आने के लिए दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, बाकी ये 0 हो जाए चलेगा। जैसे अब हम लोग तुलना करवाते हैं, तो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है 4.1 इसका, उसमें हमें ऐसे समीकरण दे देगा, फिर उसके बाद तुलना करा के ए बी सी का मान निकालना है, तो उसको करने वाले आज उसका हम लोग केवल परिचय देखेंगे, कल हम लोग उसको 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो परिचय देखने का मतलब क्या है, जैसे मैं इसको लेता हूँ 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0, एक रैखिक समीकरण है। अगर इसका तुलना करवाएं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इससे तुलना करवा दें तो देख क्या पा रहे, x x दिखा, तो x के बगल में क्या दिख रहा है, तो a इक्वल टू 3 दिख रहा है। भैया x को छोड़ो, x को हटाओ, तो a और 3 दिखा ना, तो a बराबर 3 आया। y को हटाएंगे तो b बराबर कितना आएगा, माइनस का 2, c बराबर कितना रहा, 3 चल रहा, इतना देखना है। और एक कंडीशन भी होता है, कंडीशन क्या है, जब भी हम रैखिक समीकरण की बात करेंगे दो चर वाले, तो इक्वल टू के बाद केवल 0 दिखना चाहिए, केवल 0 और कोई नंबर नहीं। जब ऐसे हो जाएगा, उसको होने के बाद हम लोग क्या देख पाएंगे, ए बी सी, जो हमारा ए बी सी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना होगा, गुणांक निकालना होगा और कुछ नहीं।
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मेरा समझाने का तरीका क्या था कमेंट कीजिएगा। आपको कैसे समझ में आया, चीजें आपने कैसे पढ़ा, इसके पहले इस तरीके से आप कहीं पढ़े थे कि नहीं, इन सब चीजों को लेकर कमेंट करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।